तो इसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसका जो सेकेंड सेगमेंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और साथ में इसका गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अपने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और सारे फॉर्मूले को एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आगे भी जो देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टार्ट करना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स निकल रही हैं और अगर ये लाइंस किसी सरफेस से पास कर रही हैं, ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले हमें छोटे छोटे कुछ बातों को और जानना पड़ेगा, जैसे एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है? तो किसी भाई देखो, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने बात किया था क्या कि कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां एरिया को हमें वेक्टर मानना पड़ता है। तो ये एरिया वेक्टर क्या होता है? तो कहता है किसी सरफेस पे क्या कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। देखो क्या किया गया है, हमारे पास एक सेगमेंट है, इसका एरिया है ए, इसका एरिया क्या है? ए है, और हमने क्या किया, इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो इस एरिया पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया यही क्या है? इस एरिया का एरिया वेक्टर है। इसको वेक्टर ए से लिखेंगे और इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा। तो ए कैप गिव द डायरेक्शन। ठीक है, सो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। यहां भी एक देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कुलर इस तरह से लूप है। ठीक है, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा, इस सरफेस हम जो नॉर्मल बना रहे हैं वही क्या है? यही हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक, अब फिर से बात आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिफाइन किया, इट इज द बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स विच इज पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस से नॉर्मली जो लाइंस पास करती हैं यही क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का तरीका है φ इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। सो φ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है ये हमारा थीटा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा? तो देख लो, इसका यूनिट क्या होगा? ई और ए। ई का क्या है? ये न्यूटन पर कुलाम, और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम इसका यूनिट हो गया। किसका? इस फ्लक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हम लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स, यानी ये जो लाइंस है देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स इस तरह से जा रही हैं। इस लाइन में हमने क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लिए हैं। ठीक है, तो ये सरफेस हमारा इस तरह में कैसा है? इस फील्ड के कैसे है? नॉर्मली है। ठीक है, ये सरफेस हमारा फील्ड के नॉर्मल है, ये सरफेस क्या है? इस फील्ड के पैरेलल है, और ये क्या है? इस फील्ड के साथ क्या है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इन कंडीशंस में इसमें हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। तो जरा देखो, हमने एरिया वेक्टर की बात की, तो इस सरफेस में नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया? यही हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा दैट इज φ ई ए कॉस थीटा, और cos 0 1 हो जाएगा, दैट इज φ इज इक्वल टू ई ए। इस कंडीशन में सरफेस हमारा ऐसे है, देखिए सरफेस ऐसे है, यानी इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हमारा π/2। सो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। और इस कंडीशन में क्या देखा, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो फ्लक्स φ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये बेसिक तरीका है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, φ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स बाहर निकल रही हैं, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स बाहर निकल रही हैं तो हम कहेंगे ये फ्लक्स कैसा है? ये फ्लक्स हमारा पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर लाइंस उसमें इन करेंगी तो हम कहेंगे ये कैसा फ्लक्स है? निगेटिव फ्लक्स है। किसी सरफेस से लाइंस अगर बाहर निकल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स बाहर निकलेंगी तो हम क्या कहेंगे? इसका फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव है। और लाइंस इन करेंगे तो हम कहेंगे फ्लक्स कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या है, इस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस के अंदर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। आप ऐसे भी बता सकते हो।
फिलहाल हमारे पास जो डिस्कस किया फाइव इक्वल टू ई कॉस थीटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट इसका फ्लक्स निकालने के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारे ई एक्स ए एक्स, ई वाई ए वाई और ई जेड ए जेड, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम तो सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। याद करना है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्कस करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ठीक है, और आपका कहता है क्या है कि ये जो आप फ्लक्स फाइंड करो एक्स वाई प्लेन में, कोई यूनिट एरिया है जिसकी वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन कौन बताएगा, एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन हमारा जे कैप बताएगा। यानी हमको याद रखना है किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके इसको एरिया वेक्टर को फाइंड करना है और इसे फ्लक्स को फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमने हमारी देखा किस तरह से हमारे पास रिलेशन है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दो। बट हमारे पास अदर मेथड भी है जिससे हम लोग फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द गॉस थ्योरम, ठीक है, यानी गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम कहता क्या है, तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, यानी इस जो ये चार्ज अगर किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने एग्जांपल ले रखा कि अगर हमारे पास कई चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 कई चार्ज हैं, तो अब किस केस में फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन, सारे चार्ज को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कोई चार्ज इसमें नेगेटिव है तो उसके साइन के साथ ऐड करना है, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू के साथ में क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हो गए, एक तो गॉस थ्योरम से निकालेंगे और दूसरा हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उससे भी निकालेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये फ्लक्स होता है, देखो इस फ्लक्स को निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ये कहता है कि ये जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो कि हमने क्या रखा, एक चार्ज को रखा कहाँ, स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही चार्ज हमारे आर्बिट्री सरफेस में इनक्लोज्ड है, इसका भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज हमारा क्यूब के अंदर इनक्लोज्ड है, यहाँ भी फ्लक्स क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ भी सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, यहाँ भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इस शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, स्फीयर छोटा कर दो या बड़ा कर दो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इस सारे केस में फ्लक्स कैसा है, सेम है। अब हम बात करते हैं जीरो फ्लक्स की। अगर हमने क्या देखा कि भाई नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज अगर हम जीरो हो गया तो फ्लक्स को हम जीरो कर देंगे। तो अगर ये देखो इस सरफेस के अंदर एक डाइपोल इनक्लोज्ड है, ठीक है, तो डाइपोल इनक्लोज करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नेट चार्ज इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स हमारा यहाँ जीरो हो गया। ऐसे देखो ये चार्ज हमारा क्या, ये आर्बिट्री सरफेस है, इस सरफेस से ये चार्ज हमारा ये बाहर की तरफ है, देखो चार्ज हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो जब चार्ज इंक्लूज ही नहीं है तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस सरफेस पे देखो ये लाइंस इन कर रही हैं और यहाँ इस सरफेस पे लाइन क्या हो रही है, आउट कर रही है। तो आउट वाली जो फ्लक्स होती है वो कैसी होंगी, ये पॉजिटिव होगी, और इन वाला कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव और ये इतना ही पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, दैट इज द जीरो हो गया। ऐसे हमारे पास दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किसी सिलेंडर से पास करेगा, तो ऐसे केस में भी फ्लक्स कैसा है, जीरो है, क्योंकि जितनी लाइंस यहाँ इन कर रही हैं उतनी लाइंस हमारा यहाँ आउट करेंगी, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब हमारे पास क्या है कि अलग अलग कुछ इस तरह से शेप हैं जहाँ पे हमको फ्लक्स को डिस्कस करना है, फ्लक्स के बारे में बताना है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि एक चार्ज है जो किसी क्यूब के अंदर ये इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस क्यूब के इस फेस से कोई एक फेस सेलेक्ट करना है और इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स पास होगा इस क्यूब के थ्रू वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होगा, ठीक है। कितना, ये टोटल फ्लक्स, और ये टोटल फ्लक्स कहाँ से होगा, इन सारे फेस होगा। इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, सारे फेस से जो टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूछा क्या है, इस एक फेस से पूछा है, तो एक फेस का मतलब इसमें टोटल 6 फेस हैं, तो क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, यानी एक फेस से जो फ्लक्स होगा दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट।
ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपको देखो क्या है कि अगर ये आपको दिया हो कि चार्ज क्या हो किसी क्यूब के इस सरफेस पे रखा हो, इस क्यूब के क्या इस सरफेस पे रखा हो, तो बताना होगा कि इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा या किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो जरा देखो इसको अब क्या करना है, ये चार्ज तो हमारा सरफेस पे है, तो इसको इनक्लोज करने के लिए हम एक दूसरा क्यूब इसके पास में लाते हैं, यानी एक दूसरा क्यूब हम यहाँ पे बनाते हैं, ताकि इससे ये होगा कि ये चार्ज हमारा इनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस दूसरा क्यूब लेंगे जिससे ये चार्ज क्या होगा, इनक्लोज होगा। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा इस दोनों क्यूब, इसके और इन दोनों क्यूब से होगा, और वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो एक क्यूब से क्या होगा, इसका आधा कर दोगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन क्यूब से एक ये फ्लक्स हो गया। अब कहता है इसके एक फेस से कितना होगा, तो अब एक फेस का मतलब देखो ये चार्ज तो कहाँ इस फेस पे ही है, बाकी बचा कितना फेस, बाकी बचा 5, तो किसी एक फेस से निकालने के लिए क्या करेंगे, या 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी किसी एक फेस से जो फ्लक्स होगा वो दैट इज क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे हमारे पास एग्जांपल एक और दे रखा है कि अगर किसी चार्ज को हमने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो हमें बताना है कहाँ ये इनसाइड है, ये क्यूब के अंदर है, तो बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स होगा, तो इसमें 8 कॉर्नर है, तो देखो यहाँ 8 से डिवाइड कर दिया तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एज पूछ दिया, 12 एजेस हैं, तो एक किसी एक एज से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज 1 अपॉन क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और एक फेज से कितना होगा, तो बता चुके हैं कि क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक प्रॉब्लम हमारे पास एक और अच्छी बड़ी चीज प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे किसी चार्ज को रख दें, क्यूब के कॉर्नर पे किसी चार्ज को रख दें, तो किसी इसके फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसको समझने के लिए देखो क्या किया गया है कि इसको पहले इनक्लोज करना है, और इसको इनक्लोज करने के लिए हमें टोटल 8 क्यूब चाहिए। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ऐसे 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर, यानी हमारे पास इसमें 8 क्यूब इनक्लोज होगा। तो टोटल फ्लक्स फिर से देखो 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि एक क्यूब से क्या हो गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसमें इसके फेस से कितना पास करेगा, किसी फेस से कितना पास होगा, तो यहाँ देखो इसमें इस केस में इस फेस से, यानी 3 फेस से चार्ज नहीं पास, 3 फेस से लाइंस नहीं क्रॉस होती हैं, बाकी रिमेनिंग 3 से होगी, यानी क्यू फेस के थ्रू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फ्लक्स होगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फ्लक्स की बात की कि ये फ्लक्स कैसे पास करना है। अब हमें क्या करना है, इस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है, और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग कंडीशंस में, किसके साथ, जैसे हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तो हमें बताना है कि पॉइंट पी पर जो इससे 8 डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और गॉसियन सरफेस बना करके पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, लैम्डा अपॉन आर, या इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं किस तरह से, 4 पाई के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, आर के इनवर्स के रिलेशन में, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी घटती जाएगी। ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन कि किसी शीट, कोई एक शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और इसके चलते आपको बताना है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ भी गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस बना करके और हम इस शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और इसका फिर फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो हमें मिलता है कि किसी भी शीट के चलते, ये पतली सी शीट है, इसके चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो तो इस फॉर्मूले में कहीं आर नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले में आर नहीं आ रहा है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये कैसा होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, यानी शीट के नज़दीक में या शीट के दूर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन अब उसी शीट को थोड़ा सा हम मोटा ले लें, जो शीट हमारी पतली थी अब इसको मोटा कर लें, यानी चार्ज के लेयर इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों साइड में कितनी हो जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा, और फाइनली हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वैल्यू हो गई
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले में देख लो कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे हमारे पास दो शीट दी गई हैं, एक शीट पॉजिटिव शीट है और दूसरी नेगेटिव शीट है। इस तरह से हमारे पास इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, 0 है। ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक आता है कि हमारे पास ये कंडक्टिंग, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं कि एक शेल है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और इसको हम लोग कंडक्टिंग मान सकते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अगर इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है तो क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी कहाँ, इस स्फेयर के बाहर। यानी हमारे पास जो स्फेयर दिया गया है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और हमें पॉइंट पी जो क्या है ये इस शेल से बाहर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए करते क्या है, गॉसियन सरफेस बनाते हैं और निकालते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो इसके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के टर्म में रख सकते हो। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो कहाँ पे, इस सरफेस पे निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल आर रख देंगे। तो इस हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे हम अंदर की बात करते हैं, यानी इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस शेल के अंदर कैसी होती है, 0 होती है। क्योंकि जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इसमें कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होता है, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा ग्राफ है। इसके लिए हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ देगा क्या, कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, घटती जाती है। ठीक है, ये घटती, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए जैसे जैसे स्फीयर से दूर जाएंगे घटती जाएगी। सरफेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और सरफेस के अंदर जैसे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये स्फीयर के दोनों साइड में है। ऐसे हमारे पास एक टर्म और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। और ये कैसा है, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ऐसे इसके लिए भी हम जब ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के साथ इसका डिस्टेंस का वेरिएशन जब देखते हैं, डिस्टेंस इसका वेरी करके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पाते हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और जैसे सरफेस के अंदर आती है ये तुरंत 0 नहीं होती है, ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेंटर पे आके 0 होती है। तो इस तरह से हमने इस गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके इसको देख लिया। अब हमें डिस्कस करना है एक पोटेंशियल के बारे में और इसके कैपेसिटेंस के बारे में इसको डिस्कस करेंगे।